Good morning, everybody. Welcome to GSCAN Society. Yes, we are live now. Yesterday, we discussed 50 MCQ questions related to physical geography of India and world. Today, we are going to continue with the remaining 50 questions of the geography previous year question. Without any delay, let's get started. Before starting the class, I will make announcement. If you are new to the channel, make sure you subscribe our channel, and if you like, if you think the video is helpful for you, then you will like the video and share with your friend without any hesitation. So let's start. 51 number question. Which of the following is not a lagoon? इनमें से कौन सा जो कि लागून नहीं है? ओके, ऑप्शन ए दिया है अष्टामुडी लेक, ऑप्शन बी दिया है चिलिका लेक, ऑप्शन सी दिया है पेरियार लेक, ऑप्शन डी दिया है पुलिकट लेक. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी पेरियार लेक. अगर पेरियार लेक के बारे में तुम लिखोगे तो पेरियार लेक क्या है? ये एक लागून नहीं है. तो ये पेरियार लेक मुल्ला पेरियार रिवर के ऊपर बना है. ओके, ये एक टाइप का क्या है ना, आर्टिफिशियल लेक है. ओके, ये एक आर्टिफिशियल लेक है और ये पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मिडिल में पास किया गया, पास है, मिडिल में लोकेटेड. तो ये तीनों एमसीक्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू पेरियार लेक के बारे में तुमको जानना है. मूव कर बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू आवर सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम के बारे में स्टेटमेंट दिया है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो याद रखो, हाईलाइट कर रहा हूँ कि करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट नहीं पूछा है. तो ये सब क्वेश्चन को आप जरूर लिखोगे. द अर्थ इज डेंसेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. डेंसेस्ट पूछा है. ऑप्शन बी दिया है द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इज इन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ इज सिलिकॉन. प्रीडोमिनेंट सिलिकॉन दिया है. ऑप्शन सी दिया है द सन कंटेन्स 75% ऑफ द मास ऑफ द सोलर सिस्टम. सन 75% मास कंटेन करता है सोलर सिस्टम का. ओके, द डायमीटर ऑफ द सन इज 190 टाइम्स देन द अर्थ. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 52 का ना, 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिकॉज अर्थ इज द डेंसेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम अमंग द 8 प्लैनेट. ओके, अगर तुम अर्थ का डेंसिटी देखोगे, ये हमारा अर्थ है, अर्थ का डेंसिटी देखोगे तो अर्थ का डेंसिटी कितना है ना, लगभग 5.5 है. ओके, और वेनस का देखोगे तो वेनस का 5.5 है, 50 है. एंड मर्क्यूरी का देखोगे तो, अगर मर्क्यूरी के बारे में देखोगे तो इसका डेंसिटी 5.27 है. ओके, और मार्स का देखोगे तो मार्स का डेंसिटी 3.95 है. अगर मार्स के बाद देखोगे तो उसके बाद जुपिटर. याद रखो, जुपिटर बड़ा प्लैनेट है लेकिन उसका डेंसिटी ज्यादा नहीं है, वो गैस और आइस से बना है. ओके, जुपिटर एंड सैटर्न का, ये दोनों बड़ा है लेकिन इनका डेंसिटी कम है. ओके, इसी तरह का यूरानस का देखोगे तो इसका डेंसिटी 1.27. तो ये उसके बारे में कुछ फैक्ट है जो तुमको याद रखना है. ओके, मूव करें क्वेश्चन नंबर 52. 53 question number is given. The amount of moisture in the atmosphere is related to latitude. आश्वासन दिया है
कि द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज रिलेटेड टू लैटिट्यूड। रीजन दिया है उसका, द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो देखो पहले देखो तो द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज रिलेटेड टू लैटिट्यूड, ये सही है। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो हाँ स्टेटमेंट सही है, क्योंकि लैटिट्यूड पे रिलेटेड हिसाब से क्या होता है ना, टेम्परेचर डिपेंड करता है। अगर तुम लो लैटिट्यूड से देन रीजन क्या दिया है, द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है ना, रीजन भी सही है। तो दोनों रीजन सही है, तो ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू, ठीक है। तो उसका देखते ना, ये स्टेटमेंट ए जो असर्शन रीजन करेक्टली एक्सप्लेनेशन करता है, हाँ करता है, क्योंकि ये बोला है ना टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो और मॉइस्चर कैपेसिटी होल्डिंग ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर रिलेटेड टू लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के हिसाब से वो मॉइस्चर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि टेम्परेचर को मॉइस्चर, मॉइस्चर से लैटिट्यूड, तो करेक्ट एक्सप्लेन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर इज इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट मूव करिए, क्वेश्चन नंबर 54। ओके, assertion दिया है, unlike temperate forest, the tropical rainforest, if cleared, can yield productive farmland that can support intensive agriculture for several years, even without chemical fertilizer. Okay, reason दिया है, the primary productivity of the tropical rainforest is very high when compared to the that of the temperate forest. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का प्रोडक्टिविटी हाई, टेम्परेट फॉरेस्ट का प्रोडक्टिविटी कम, ये दिया है रीजन। और असर्शन क्या दिया है, अनलाइक टेम्परेट फॉरेस्ट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इफ क्लियर्ड कैन yield प्रोडक्टिव फार्मलैंड दैट कैन सपोर्ट इंटेंसिव एग्रीकल्चर फॉर सेवरल इयर्स इवन विदाउट केमिकल। तो देखो इसका देखो ना, देखो ये रीजन गलत है, सॉरी ये असर्शन गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट गलत है। ओके, नेक्स्ट रीजन का स्टेटमेंट देखो, हाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ज़्यादा डेंस प्रोडक्टिविटी है देन टेम्परेट फॉरेस्ट, तो ये रीजन आर सही है। ये दोनों के बीच में कुछ भी कनेक्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फिर से एक आंसर ऑन रीजन का क्वेश्चन दिया है, area lying within the 5 to 8 degree latitude on either side of the equator receive rainfall throughout the year. रीजन दिया है, क्योंकि high temperature and high humidity cause conventional rain to fall mostly in the afternoon near the equator. तो इसका राइट आंसर क्या होगा ना, देखो ये तो सही है कि इक्वेटर का जो 5 to 8 डिग्री है लैटिट्यूड है ना इधर साइड का, और रिसीव थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल करता है, ये स्टेटमेंट सही है इंडिविजुअली। रीजन क्या है ना, हाई दिखते ये इंडिविजुअल सही होता है नहीं होता है रीजन, हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी कॉज कन्वेंशनल रेन टू फॉल मोस्टली इन द आफ्टरनून नियर द इक्वेटर। हाँ कन्वेंशनल रेनफॉल इक्वेटर में, तो ये भी स्टेटमेंट है, तो बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर assertion एंड रीजन आर इंडिविजुअली ट्रू। ओके, देखते हैं उनके बीच में कुछ कनेक्शन होता है नहीं होता है। अच्छा, ये जो दिया है 5 to 8 डिग्री जो लैटिट्यूड में बारिश होता है, ये किसके कारण बारिश होता है ना, ये हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी के कारण एंड कन्वेंशनल रेनफॉल के कारण होता है। हाँ होता है, तो ये उसका रीजन क्या होता है, एक्सप्लेन करता है ना, हाँ एक्सप्लेन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ओके, मूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 56। which of the following is covers the highest percentage of forest area in the world? तो वाल का सबसे ज्यादा फॉरेस्ट
हाईएस्ट परसेंट फॉरेस्ट एरिया कौन सा है? टेम्परेट कोनिफरस फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इसका सीधा सा सवाल है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट। तो सबसे ज्यादा कवर कौन सा फॉरेस्ट है? हाईएस्ट परसेंटेज इन द वर्ल्ड टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट इज द हाईएस्ट परसेंट। ओके, मूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। 57 among the following which planet takes maximum time for one revolution around the sun? ये प्लैनेट जो चार प्लैनेट दिया है, इस चारों में से कौन सा प्लैनेट जो कि मैक्सिमम टाइम लेता है सन के अराउंड में रिवॉल्व करने में? सन तो सेंटर में है। ओके, कौन सा प्लैनेट है जो कि ज्यादा टाइम लेता है? तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन दे दिया है, अर्थ, बी जुपिटर, सी मार्स, डी वेनस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जुपिटर। जुपिटर टेक्स मैक्सिमम टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशन। तो ये याद रख लो, जुपिटर का 11 ईयर 86 डे, 11 ईयर 86 डे शायद इसका है। लेकिन मार्स का कितना है ना? मार्स का कितना है ना? मार्स ओनली 807 687 डेज में ये मूव कर देता है। और किसका कितना है ना? वेनस का देखो, वेनस का कितना है ना? वेनस का 267 डेज। ओके, तो तीनों का याद रुकेगा। और क्या तो तुमको पता है 364 और 65 डेज। ओके, 58 नंबर क्वेश्चन आसेसन दिया है, थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम ओवर द इक्वेटर। ओके, रीजन दिया है, हाईएस्ट हाई आइसोलेशन एंड स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट occurs over the equator। दिखते पर्सनली दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं है? तो थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम ओवर द इक्वेटर, ओवर द इक्वेटर थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट, हाई आइसोलेशन एंड स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट occurs over the equator। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। तो दोनों ये गलत है तो ये सही है, तो दोनों के बीच कनेक्शन ही नहीं बैठेगा। तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ओके, ये हो जाएगा उसका आंसर। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। 59 क्वेश्चन, वेयर इज द वोल्केनिक माउंटेन? वो माउंटेन का नाम क्या है? माउंट सेंट हेलेन लोकेटेड। ये माउंट सेंट हेलेन वोल्केनिक एक माउंटेन है, वो कहाँ कौन सा कंट्री में लोकेटेड है? चिली में, जापान में, फिलीपाइंस में, यूएसए में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो माउंट सेंट हेलेन यूएसए में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, आर्सेसन दिया है, द सेम फेस ऑफ द मून इज ऑलवेज प्रेजेंटेड टू द अर्थ। ओके, दिखते रीजन दिया है, द मून रोटेट अबाउट इट्स own axis in 23 and half days, which of is about the same time that it takes to orbit the earth। तो देखो, पहले दिखते हैं कि इंडिविजुअली ये दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं, उसके बाद उनके बीच में कनेक्शन होता है या नहीं होता है उसको दिखते हैं। तो इंडिविजुअल देखो, द सेम फेस ऑफ द मून इज ऑलवेज प्रेजेंटेड टू द अर्थ। हाँ, प्रेजेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, द मून रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 23 and half days। 23 and half days नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। तो ये क्या होगा ना? 27 एंड नियरली हाफ डेज ऐसे होगा, तभी जाके सही होता। तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। तो स्टेटमेंट ए, आर्सेसन इज ट्रू, आर्सेसन इज ट्रू बट
रीजन इज फॉल्स। तो राइट आंसर क्या होगा? अगर फॉल्स एक ट्रू हो गया तो उनके बीच में कनेक्शन ही नहीं होगा। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट मूव करिए 61 नंबर क्वेश्चन को। आर्सेसन दिया है existence of human life on Venus is highly improbable. Okay, reason दिया है Venus has extremely high level of carbon dioxide in its atmosphere. Okay, पहले दिखते हैं उनका इंडिविजुअल स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, उसके बाद उनके बीच में कनेक्शन है या नहीं है चेक करेंगे। तो देखो ऑप्शन आर्सेसन दिया है existence of human life on Venus is highly improbable. ओके, ये स्टेटमेंट सही है। वेनस हैज एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एटमॉस्फेयर। हाँ, ये भी सही है कि वेनस के एटमॉस्फेयर में हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ओके, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो देखो दोनों के बीच में क्योंकि हाईली इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड हाई लेवल तो इम्प्रोबेबल, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्टली करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 62 नंबर देखो क्वेश्चन। आर्सेसन दिया है wind pattern are clockwise in this northern hemisphere and anti-clockwise in southern hemisphere. Okay, reason दिया है the direction of wind pattern in the northern and southern hemisphere are governed by Coriolis force effect. Okay, तो 62 ये देखो, ये आर्सेसन को देखो तो इंडिविजुअली स्टेटमेंट दिया है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट रीजन सही है या गलत है दिखेंगे। रीजन है हाँ ना, कोरियोलिस फोर्स के द्वारा ही ये गवर्न करता है, तो ये भी सही है। तो दोनों के बीच में कनेक्शन भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड ए इज द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मूव करिए 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 63 नंबर क्वेश्चन। ओके, वेयर आर द बेलारिक आइलैंड लोकेटेड? बेलारिक आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन है दिया मेडिटेरियन सी में, ब्लैक सी में, बाल्टिक सी में, नॉर्थ सी में। तो इसका सीधा सीधा जवाब है ना, बेलारिक आइलैंड एक आर्किपेलागो है जो कि स्पेन में है। और ये बेला के आइलैंड एक आर्किपेलाग है और स्पेन में है। ओके, अगर आर्किपेलागो स्पेन में है तो ये ऑब्वियसली स्पेन कहाँ पे? मेडिटेरियन सी में है, तो मेडिटेरियन सी में ये लोकेटेड है। याद रखो मेडिटेरियन सी का जो वेस्टर्न होता है ना, स्पेन कहाँ पे है ना, वेस्टर्न पार्ट में है। मेडिटेरियन का वेस्टर्न पार्ट में स्पेन है, अगर स्पेन में ये है तो बेलारिक आइलैंड भी स्पेन में लोकेटेड। ओके, आइबेरियन पेनिनसुला का ईस्टर्न पार्ट एंड मेडिटेरियन सी का वेस्टर्न पार्ट में ये बेलारिक आइलैंड लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 64, which one of the following pair is not correctly matched? नॉट दिया है, गौर करो, नॉट दिया है, इसको भूलना नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे गलत होता है। ओके, ऑप्शन ए दिया है बहामास, नासाउ। ऑप्शन बी दिया कोस्टारिका, सैन जोस। ऑप्शन सी दिया है निकारागुआ, बाल्मोपान। ऑप्शन डी दिया है डोमिनिकन रिपब्लिक, सांतो डोमिंगो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नॉट करेक्ट दिया है।
तो राइट आंसर नॉट दिया है, मतलब ये पेड़ है। बाहामास का नासाउ, कोस्टारिका का सान जोस, डोमिनिकन रिपब्लिक का सांतो डोमिंगो, ये सही है। लेकिन निकारागुआ का ये जो कैपिटल है ना, ये बाल्मोपान नहीं है। निकारागुआ का कैपिटल क्या है ना, निकारागुआ का कैपिटल मानागुआ है। ओके, निकारागुआ का कैपिटल मानागुआ है, तो मानागुआ नहीं है, तो ये आंसर इनकरेक्ट है, तो ये मैच करेक्ट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखो, बो, बो, बॉल बाल्मोपान, बाल्मोपान किसका कैपिटल है ना, ये बाली जी, कैपिटल सिटी ऑफ बाली जी, बाली जी का कैपिटल सिटी बोल्मोपान है। तो निकारागुआ का क्या होगा, कैपिटल सिटी मानागुआ। मूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 65, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 दिया है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज inclined at 23 and half of the geographical axis of the earth. स्टेटमेंट 2 दिया है, द अर्थ मैग्नेटिक पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज लोकेटेड ऑन द ए पेनिनसुला इन द नॉर्दर्न कनाडा। अब क्वेश्चन 3 दिया है, द अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर passes through Tumba in the South India. तो देखो, स्टेटमेंट 1 फिर से दिखते हैं, सही है या गलत है दिखेंगे। ओके, द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज inclined at 23 एंड हाफ डिग्री क्या है, ये देखो यहाँ पे गलत कर दिया। 23 हाफ डिग्री नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड ये नहीं है जियोग्राफिकल एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड याद रखो 90 टू 90 डिग्री इंक्लाइन, -90 टू 90 डिग्री तक इंक्लाइन। ओके, ये 23 डिग्री आप इंक्लाइन नहीं है, ये जियोग्राफिकल एक्सिस के साथ अर्थ का जो एक्सिस ओ इमेजिनरी एक्सिस, ये 23 एंड हाफ डिग्री इंक्लाइन, ये नहीं है मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर वन स्टेटमेंट गलत हो गया तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। अगर ऐसे फिर देखोगे ऑप्शन 2 ना, ऑप्शन 2 सही है। तो देखो फिर देखो, ये ऑप्शन 2 दोनों में है, तो पहले चेक कर देते ऑप्शन 2। द अर्थ मैग्नेटिक पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज लोकेटेड ऑन द पेनिनसुला इन नॉर्थ कनाडा। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर का जो मैग्नेटिक अर्थ है नॉर्थ कनाडा में है। हाँ है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। द अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर passes through Tumba in southern India. The अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर passes through Tumba in साउथ इंडिया, हाँ तुम्बा में पास किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 2 एंड 3। तो दोनों 2 एंड 3 स्टेटमेंट सही है, लेकिन स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 66, consider the following statement. Total land area of the earth is approximately 1475 लाख स्क्वायर किलोमीटर। स्टेटमेंट 2 दिया है, रेशियो ऑफ लैंड टू दी वाटर एरिया ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 1:4। ऑप्शन स्टेटमेंट 3 दिया है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर इज इन द स्पेसिफिक ओशन। तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 1475 लाख स्क्वायर किलोमीटर। यस, ये स्टेटमेंट सही है। रेशियो ऑफ लैंड एरिया टू वाटर एरिया, लैंड टू वाटर मतलब लैंड, ये वाटर, लैंड 1 है वाटर 4 है, तो ये गलत हो गया। ओके, 1:4 नहीं होता है। ओके, लैंड कितना है 29, वाटर कितना है 71।
तो लगभग कितना है? तो ये तो 1:4, ये गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 2 क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट 3, द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर इज इन दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। हाँ, स्पेसिफिक क्वेश्चन में ही ज्यादा से ज्यादा पानी है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ना? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 and 3 ओनली, 1 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे 1:4 नहीं, 1 अगर 3 होता ना तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। ओके, ओके, जस्ट वेट ए मिनट, आई हैव टू ड्रिंक वाटर, सॉरी। ओके, लेट्स रिज्यूम हियर। इन which of the question number 67? Okay, question number 67. In which one of the following ocean Diamantina Trench is situated? Diamantina Trench कौन सा ओशन में सिचुएटेड है? तो इसका ऑप्शन ए दिया है पैसिफिक ओशन, ऑप्शन बी दिया है अटलांटिक ओशन, ऑप्शन सी दिया है। तो 67 क्वेश्चन का ऑप्शन ए दिया है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडियन ओशन। ओके, तो तो दिखोगे तो ये है इंडिया। ओके, इंडियन ओशन कहाँ पे? ना ये पार्ट इंडियन ओशन का है। ओके, ये पार्ट इंडियन ओशन का है। ये साउथ एंड ईस्ट पार्ट का, ये साउथ पार्ट है, ये ईस्ट पार्ट है। यहाँ पे क्या है ना? डायामांटाइन और डायमांटाइन, डायमांटाइन फ्रेंच यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे ये रीजन पे दिखोगे ना, साउथ ईस्ट रीजन ऑफ इंडियन ओशन का, वहाँ पे डायनामाइट ट्रेंच है। और याद रखो और एक फैक्ट, इस ट्रेंच का ना जो डेप्थ है, ये डेप्थ कितना है? 8047 मीटर के अराउंड। का मतलब 8 किलोमीटर लगभग इसका ट्रेंच का डेप्थ है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 68, आसेसन दिया है टू ऑर्बिट अराउंड द सन द प्लैनेट मार्स टेक्स लेसर टाइम देन द टाइम टेकन बाय अर्थ। ओके, नेक्स्ट रीजन दिया है द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट। ये गलती से टाइप हो गया है। ओके, द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट मार्स इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। ओके, प्लैनेट मार्स का डायमीटर अर्थ से लेस है। तो पहले पहले दिखते हैं इंडिविजुअल स्टेटमेंट सही है या गलत है। 68 का देखो, द ऑर्बिट अराउंड द सन द planet Mars takes lesser time to taken by the Earth। स्टेटमेंट ही गलत है पहले, तो ये फॉल्स हो गया। द रीजन द डायमीटर ऑफ द planet Mars is less than that of the Earth। ओके, डायमीटर ऑफ मार्स इज लेस देन दैट ऑफ अर्थ। मार्स का डायमीटर कम है अर्थ के, तो ये सही है। ओके, तो ऑप्शन ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? जो कि ए आर इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखो मार्स का जो रिवोल्यूशन है ना, ये गलत क्यों है ना? मार्स का रिवोल्यूशन है ना 1.4
8 ईयर लगता है। ओके, और ये अर्थ का जो डायमीटर है ना, अर्थ का डायमीटर मार्स का डायमीटर से लगभग 2 गुना। तो अर्थ का डायमीटर मार्स का डायमीटर से 2 गुना है, का मतलब मार्स का डायमीटर लेस है। हाँ, ऑब्वियसली लेस है। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ? सन एंड अर्थ के बीच में एवरेज डिस्टेंस क्या है? ऑप्शन ए दिया है 70 मल्टीप्लाई 100.05 किलोमीटर, 100 मल्टीप्लाई 100.05 किलोमीटर, 110 मल्टीप्लाई 106 किलोमीटर, 150 मल्टीप्लाई 106 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 150 मल्टीप्लाई 106 किलोमीटर। इसका मतलब जो एवरेज डिस्टेंस है, इसका एक्चुअली ये अप्रोक्सीमेटली दिया है, लेकिन अगर एक्चुअली देखोगे तो 152 मल्टीप्लाई 10 पावर 6, ये सॉरी ये 10 पावर 6, ये 5, ये भी 10 पावर 5, ये 10 पावर 6, ये थोड़ा नीचे आ गया है टाइप मिस्टेक से। ओके, 10 पावर 6 किलोमीटर। तो ये 152 10 पावर 6 किलोमीटर नियरली इक्वल टू 150 इंटू 10 पावर 6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 70, consider the following statement. Statement 1, either of the two belt over the ocean at about 30 degree to 35 degree north and south latitude is known as horse latitude. 35 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ को हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। स्टेटमेंट 2 दिया है हॉर्स लैटिट्यूड आर लो प्रेशर बेल्ट। ओके, तो पहले देखते हैं दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है। स्टेटमेंट 1 को देखो, इधर इधर two belt over the ocean about 30 degree to 35 degree north and south latitude is known as horse latitude। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, हॉर्स लैटिट्यूड आर लो प्रेशर बेल्ट। हॉर्स लैटिट्यूड आर लो प्रेशर बेल्ट दिया है, यहाँ पे गौर करो, लो प्रेशर दिया है। तो हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है ना, हाई प्रेशर सर्कल। ओके, इसको और क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई भी बोला जाता है, सब ट्रॉपिकल हाई भी बोला जाता है। तो ये क्या हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। annual range of temperature is greater in Pacific Ocean than that in Atlantic Ocean। जो annual टेम्परेचर होता है ना, पैसिफिक ओशन में ज्यादा है, अटलांटिक ओशन में कम। ओके, annual range of temperature is स्टेटमेंट 2 दिया है annual range of temperature is greater than in northern hemisphere than that in the southern hemisphere। ओके, annual temperature greater in northern hemisphere than southern hemisphere दिया है। पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन के बीच में दिया है कंपैरिजन, एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर दिया है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही? तो इसका देखो, द annual range of temperature is greater in Pacific Ocean than Atlantic Ocean। देखो, पैसिफिक ओशन में ग्रेटर है, बोला है अटलांटिक ओशन। तो ये स्टेटमेंट भी ये गलत हो। ओके, तो ये दोनों annual range of temperature is greater in northern hemisphere than the southern hemisphere। तो ये स्टेटमेंट कुछ हद तक नहीं सही है। ओके, क्योंकि सही है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में annual range टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे
नॉर्थन हेमिस्फीयर में लैंड मास है। लैंड मास होने के कारण इसमें क्या होगा ना, टेम्परेचर ज्यादा होगा। लेकिन साउथर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास क्या है, टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि इसमें लैंड मास नहीं है। तो कॉन्टिनेंटल इफेक्ट यहाँ पे नहीं गिरता है, इसलिए यहाँ पे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा ग्रेटर नहीं होगा। लेकिन ये जो पैसिफिक ओशन दिखोगे, अटलांटिक ओशन, तुम अटलांटिक ओशन को दिखोगे तो ये एस शेप का है। अगर एस शेप का है और दो साइड क्या है, कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है, यहाँ पे अफ्रीका एंड यूरोप है, दोनों कॉन्टिनेंट के एनक्लोज है। ओके, ये कॉन्टिनेंट क्या है, एनक्लोज है। अगर एनक्लोज है तो ये अटलांटिक ओशन क्या हो जाएगा, अटलांटिक ओशन क्या हो जाएगा, एनक्लोज है तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। पैसिफिक ओशन क्या है, तुम पैसिफिक ओशन को देखोगे, ये लार्ज ओशन है और ये क्या है, ओपन है। यहाँ पे अटलांटिक ओशन के साथ मिला है, इस तरफ इंडियन ओशन के साथ मिला है। तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन को देखोगे तो ये एनक्लोज नहीं है। अगर एनक्लोज नहीं है तो टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट वन गलत हो गया, इसलिए ओनली स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट आंसर। तो कॉन्टिनेंटल इफेक्ट एंड क्लोजली ओपन, ये दोनों कंसेप्ट यहाँ पे यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, albedo of an object determine its visual brightness when viewed with the reflected light. Okay, statement to the albedo of mercury is much greater than the albedo of the earth. Okay, तो देखते हैं स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू। तो albedo of an object determine its visual brightness when viewed with the reflected light. हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि तुम एक ऑब्जेक्ट के डिटरमाइन कैसे कर सकते हो ना, विजुअल ब्राइटनेस व्हेन व्यूड इन रिफ्लेक्टेड लाइट को दिख के उसका अल्बिडो डिटरमाइन कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट टू दिया है, अल्बिडो ऑफ मर्क्यूरी इज मच ग्रेटर देन अल्बिडो ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि देखो अल्बिडो, अल्बिडो ऑफ मर्क्यूरी इज ग्रेटर देन अल्बिडो ऑफ द अर्थ। देखो अल्बिडो ऑफ मर्क्यूरी क्या है ना, उसका वैल्यू दिखोगे तो अल्बिडो ऑफ मर्क्यूरी का इसका वैल्यू 0.1 है, लेकिन हमारा जो अर्थ का अल्बिडो इसका 0.3 है। तो किसका वैल्यू ज्यादा हो गया ना, अर्थ का अल्बिडो ज्यादा हो गया, मर्क्यूरी का अल्बिडो कम है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट गलत हो गया। समझ में आ रहा है? तो स्टेटमेंट टू इज द रॉन्ग, तो ओनली स्टेटमेंट वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, in order of their distance from the sun, which of the following planet lies between Mars and Uranus? मार्स एंड यूरेनस के बिटवीन में कौन सा प्लैनेट है? अर्थ एंड जुपिटर, जुपिटर एंड सैटर्न, सैटर्न एंड अर्थ, सैटर्न एंड नेपच्यून। इसका राइट आंसर क्या होगा? जुपिटर एंड सैटर्न, मार्स, मंगल एंड यूरेनस, इनके बीच में जुपिटर एंड सैटर्न, ये दोनों प्लैनेट। ओके, ये बताना पड़ेगा, ये बच्चे जैसा सवाल था, सीक्वेंस को पूछा है यहाँ पे। 7 5 नंबर क्वेश्चन, which of the following planet has largest number of natural satellite or moon? इनमें से कौन सा प्लैनेट का लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेटेलाइट है, सेटेलाइट और मून बोलते हैं उसको? जुपिटर का, मार्स का, सैटर्न का, वेनस का? तो याद रखो इसका राइट आंसर क्या होगा ना, जुपिटर का। याद रखो जुपिटर का, ये तुम गूगल करोगे तो ना, अभी सैटर्न का ज्यादा सेटेलाइट हो गया है जुपिटर,
तो इसीलिए जुपिटर आंसर हो सकता है, लेकिन सैटर्न का ना वेबसाइट में सर्च करें तो अलग आता है, तो बुक में सर्च करेंगे तो अलग आता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होगा। वो अपडेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है साइट में। तो अगर पूछेगा ना अभी एग्जाम में, तो तुम सैटर्न ही लिखना। ओके, क्योंकि जुपिटर का ज्यादा नहीं है, जुपिटर से अभी सैटर्न ज्यादा हो गया है। ओके, लेकिन बुक को फॉलो करके चलोगे तो यहाँ पे जुपिटर लिखा है। नेक्स्ट मूव करिए 76 नंबर क्वेश्चन। इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लैनेट अर्थ below the mantle the core is mainly made up of which of the following? तो मेंटल के नीचे कोर है, वो कौन सा उस मटेरियल में बना हुआ है? तो ऑप्शन ए दिया है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी दिया है क्रोमियम, ऑप्शन सी दिया आयरन, ऑप्शन डी दिया सिलिकॉन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आयरन। कोर क्या है? निफ्टे। कोर में क्या होता है बेटा? निकेल और एंड आयरन, इसको शॉर्टकट में निफ्टे बोलते हैं। ओके, ये कोर का कंपोजिशन है। नेक्स्ट मूव करिए 77 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द प्लैनेट अर्थ द फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर यूज amount to about less than 1% of the total water found. Okay, statement 2 दिया है of the total fresh water found on the planet Earth 95% is bound up in polar ice caps and glaciers. Okay, which of the following statement are correct? are correct पूछा है, तो statement 1 को देखो। Okay, on the planet Earth the fresh water available for use amount to less than 1%. हाँ, fresh water less than 1% सही है। and 95% water are bound in ice cap and glacier. यहाँ पे रखो, यहाँ पे 90% वाटर नहीं, यहाँ पे 95 के जगह क्या होगा? 68 और 69%, अप्रोक्सीमेटली 69%, 68.7 या 8, और अप्रोक्सीमेटली 69% वाटर क्या है ना, पोलर एंड आइस कैप में, ग्लेशियर में है। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन 1 ओनली ठीक होगा। नेक्स्ट मूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को 79 नंबर क्वेश्चन। ए न्यू टाइप ऑफ एलिनो कॉल्ड एलिनो मोंडोकी मोडोकी और मोंडोकी appear in the news in the contest. Consider the following statement. एलिनो मोंडोकी ये एक टर्म है, जो ज्योग्राफी बच्चे हैं उनको ये अच्छे से पता होगा, लेकिन बाकी सारे बच्चे याद रखो और गूगल भी कर सकते हो एलिनो मोंडोकी क्या है। ओके, इन नॉर्मल एलिनो फॉर्म in the central Pacific Ocean, whereas El Nino Mondoki forms in eastern Pacific Ocean. Next statement 2 दिया है normal El Nino results in dismissing hurricanes in the Atlantic Ocean, but El Nino Mondoki result in greater number of hurricanes with greater frequency. तो देखो normal El Nino forms in central Pacific Ocean, whereas El Nino Mondoki forms in eastern Pacific Ocean. ये गलत, स्टेटमेंट ही गलत। नॉर्मल एल निनो फॉर्म्स इन साउदर्न ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, सेंट्रल पैसिफिक ओशन में नहीं होता है, साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में होता है। एंड एल निनो मोंडोकी फॉर्म्स इन सेंट्रल पैसिफिक ओशन, तो ये ईस्टर्न नहीं होगा, यहाँ पे सेंट्रल पैसिफिक ओशन में होगा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। और बचा स्टेटमेंट normal El Nino result in diminishing hurricanes in the Atlantic Ocean, but El Nino Mondoki results in greater number of hurricanes with greater frequency. हाँ, ये स्टेटमेंट गलत सही है, क्योंकि एल निनो मोंडोकी ज्यादा होने से हरिकेन का फ्रीक्वेंसी नंबर ज्यादा हो जाता है। तो स्टेटमेंट 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी।
Which one of the following reflects back more sunlight as compared to the other? इनमें से कौन सा जो कि ज्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है? सैंड डेजर्ट, पेडी क्रॉप, लैंड कवर विद फ्रेश स्नो, प्रेरी लैंड। तो ऑब्वियसली इसका सही जवाब क्या है? लैंड कवर विद फ्रेश स्नो, क्योंकि व्हाइट फ्रेश स्नो है जिसका अल्बिडो मोर देन 90% है। इसका अल्बिडो क्या है ना? मोर देन 90% होगा, 95 बोलते हैं तो मोर देन 90%। 81 number question. A geographical region which has the following distinct characteristics: warm and dry climate, mid and wet winter, evergreen oak tree. The above picture of distinct character for which of the one of the region? ये जो तीनों warm and dry climate होगा, mild and wet winter होगा, evergreen oak tree होगा, ये तीनों कौन सा रीजन का कैरेक्टरिस्टिक्स है? ऑप्शन ए दिया है मेडिटेरियन सी का, ऑप्शन बी दिया है ईस्टर्न चाइना का, ऑप्शन सी दिया है सेंट्रल एशिया का, ऑप्शन डी दिया है अटलांटिक ओशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का। ये कौन सा रीजन का क्लाइमेट है ना? ये मेडिटेरियन रीजन का क्लाइमेट है, क्योंकि वार्म एंड ड्राई, माइल्ड एंड वेट विंटर, क्योंकि बारिश हमारा विंटर सीजन में होता है। ओके, समर वार्म एंड ड्राई रहता है। एवरग्रीन ओक ट्री भी यहाँ पे दिखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मेडिटेरियन सी। ओके, नेक्स्ट मूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट कॉजेस विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर? किसके वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में विंड डिफ्लेक्ट करता है लेफ्ट साइड को? टेम्परेचर के वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, रोटेशन ऑफ द अर्थ के वजह से, प्रेशर के वजह से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रोटेशन ऑफ द अर्थ के वजह से लेफ्ट साइड को वो विंड रिफ्लेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 83, if a tropical rainforest is removed, it does not regenerate quickly as compared to tropical deciduous forest. This is because अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को तुम रिमूव कर दो, ये जल्दी एंड क्विकली ग्रो नहीं करता है कंपेयर टू ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अगर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को तुम क्लियर कर दोगे तो वो जल्दी ग्रो कर जाएगा, लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को एक बार रिमूव करेगा ना, उसका रीजनरेशन क्विकली नहीं होगा। ये इसका कारण क्या है? इसका रीजन क्या है? ये सब किस वजह से होता है? ऑप्शन ए दिया है, द सॉइल ऑफ द रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट। ओके, ऑप्शन बी दिया है, प्रोपाग्यूल्स ऑफ द ट्री इन रेन फॉरेस्ट है पुअर वायबिलिटी। ऑप्शन सी दिया है, द रेन फॉरेस्ट स्पेसीज आर स्लो ग्रोइंग। ऑप्शन डी दिया है, एक्जोटिक स्पेसीज इन्वेड द फर्टाइल सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिकॉज द सॉइल ऑफ द रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट। अगर डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट होगा तो वो, अच्छा यहाँ पे डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट किस लिए होता है ना? जब भी रेन फॉरेस्ट मतलब क्या है, सालों भर रेनफॉल होता है। अगर सालों भर रेनफॉल होगा तो वो न्यूट्रिएंट क्या हो जाएंगे? वॉश्ड आउट हो जाएंगे। न्यूट्रिएंट क्या हो जाएगा? वॉश आउट हो जाएगा। अगर न्यूट्रिएंट वॉश आउट हो गया तो उसमें न्यूट्रिएंट की कमी दिखाई देगा। अगर न्यूट्रिएंट की कमी दिखाई देगा तो रीजनरेशन क्विकली नहीं होगा। ओके, मूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। 84 नंबर क्वेश्चन, ए लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड आयनोस्फीयर facilitates radio communication. Why? Okay. अब स्टेटमेंट 1 दिया है, द प्रेशर ऑफ ओजोन कॉजेस द रिफ्लेक्शन ऑफ द रेडियो वेव अप टू द अर्थ। स्टेटमेंट 2 दिया, द रेडियो वेव हैव वेरी लॉन्ग वेवलेंथ।
ओके, यहाँ पे ये टाइप मिस्टेक हो गया है। ओके, फिजिकल ज्योग्राफी। तो उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है? तो देखो, अब स्टेटमेंट वन दिया है, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन कॉजेज द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो टू द अर्थ। नो, ये ओजोन के वजह से रेडियो वेव का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो स्टेटमेंट ही गलत है। द रेडियो वेव है वेरी लॉन्ग वेवलेंथ। हाँ, रेडियो वेव का वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए आयनोस्फीयर क्या होता है ना, a layer in the Earth's atmosphere called ionosphere facilitate रेडियो कम्युनिकेशन। आयनोस्फीयर में ही रेडियो फैसिलिटेशन होता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा है, तो वो आयनोस्फीयर में जाके रिफ्लेक्ट होता है। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट आंसर। ला 85 नंबर क्वेश्चन, लालिना इज suspected to have caused recent flood in Australia. How is La Nina different from El Nino? La Nina मतलब क्या है? More rainfall. El Nino मतलब क्या है? Less rainfall. अगर La Nina होगा तो suspected to have caused recent flood in Australia. How is La Nina different from El Nino? तो La Nina El Nino के बीच में डिफरेंस क्या है? La Nina ज्यादा रेनफॉल is characterized by usually cold ocean temperature in the equatorial Indian Ocean, whereas El Nino is characterized by unusual warm ocean temperature in equilateral Pacific Ocean. ओके, देखो, ये स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि लालिना कभी कोल्ड टेम्परेचर नहीं होगा, एल निनो कभी क्या होगा, वार्म टेम्परेचर नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 दिया है, एल निनो हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन साउथ वेस्ट मानसून। El Nino has adverse effect on southern monsoon of India, but La Nina has no effect on monsoon climate. नहीं 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 नहीं, लाल नीना भी इफेक्ट करता है। एल निनो होगा तो मानसून कम हो जाएगा, लाल नीना होगा तो मानसून ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इंडिया में रेनफॉल मानसूनल डिपेंडेंट है। ओके, मानसूनल डिपेंडेंट है, इसलिए लाल नीना होगा तो ज्यादा रेनफॉल होगा, और एल निनो होगा तो रेनफॉल कम होगा। तो ये इफेक्ट करता है, तो दोनों स्टेटमेंट का स्टेटमेंट गलत है, तो नेदर वन नॉर टू इज करेक्ट। ओके, अगर तुम लालिना एलिनो के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगाओगे तो लालिना क्या है ना, वही वार्मिंग पैसिफिक ओशन करंट है, जो कि साउथ अमेरिका एंड द जो इन डेट लाइन है, वो जो पैसिफिक ईस्टर्न पैसिफिक के पार्ट में है। ओके, लेकिन लालिना के बारे में देखोगे तो ये कोल्डर है देन द यूजुअल टेम्परेचर ऑकर्स इन इक्वेटर बिटवीन साउथ अमेरिका एंड जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है। तो एल निनो के बारे में देखो तो हाई एयर सरफेस प्रेशर होता है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, और एल निनो लालिन के बारे में जानोगे तो ये यहाँ पे क्या होता है, लो एयर सरफेस प्रेशर होता है ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में। तो लालिना ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में अगर ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा तो लालिना होगा, अगर वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर हो जाएगा तो वो एल निनो कहलाएगा। ओके, इतना सा याद रखो एल निनो लन के बारे में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रॉइड एंड कॉमेट? एस्ट्रॉइड और कॉमेट के बीच में डिफरेंस क्या है? एस्ट्रॉइड आर स्मॉल रॉकी प्लैनेट्स while comets are formed of frozen gases hold together by rocky and metallic material. ओके, तो हाँ, ये स्टेटमेंट दोनों का डेफिनेशन के बारे में दिया है, सही है। Asteroids are found mostly between the orbit of Jupiter and Mars, while comets are found mostly between the Venus and Mercury. तो देखो, यहाँ पे दे दिया वेनस एंड मर्क्यूरी। ओके, कमेंट्स
कॉमेट्स आर फाउंड कुइपर बेल्ट सुना होगा, तो वेनस न मर्क्यूरी नहीं होगा, ये कुइपर बेल्ट होता है। कुइपर बेल्ट कहाँ पे होता है ना, जो नेपच्यून होता है ना, नेपच्यून के बाद नेपच्यून के बाद ये देखने को मिलता है कॉमेट्स। ओके, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट स्टेटमेंट 3, कॉमेट्स शो ए परस्पेक्टिबल ग्लोइंग टेल व्हाइल एस्टेरॉइड डू नॉट। कॉमेट के पास क्या है, एक ग्लोइंग टेल है, एंड एस्टेरॉइड के पास वो नहीं। तो हाँ है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करिए क्वेश्चन नंबर 87 को। 87 को, वेस्टर्ली इन साउदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रॉन्गर एंड persistent देन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, व्हाई? जो वेस्टर्ली होता है ना, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रांग है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में परसिस्टेंस है, सॉरी, स्ट्रांग एंड परसिस्टेंस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कम है, स्ट्रांग है, लेस स्ट्रांग है एंड लेस परसिस्टेंस है, लेकिन वो वेस्टर्ली साउदर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रांग है एंड मोर परसिस्टेंस है। तो इसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है? ऑप्शन ए दिया है, साउदर्न हेमिस्फीयर है लेस लैंड मास एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, ओके, ये सही है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में लेस लैंड मास है कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ये स्टेटमेंट 1 सही हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 दिया है, कोरियोलिसिस फोर्स इज हायर इन साउदर्न हेमिस्फीयर एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नहीं नहीं नहीं, कोरियोलिसिस फोर्स का कुछ ज़्यादा अधिक नहीं होता है, तो स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, ये गलत हो गया। ओके, तो अगर लैंड होगा ना बेटा, जो लैंड होगा उसका, बच्चों अगर लैंड होगा ना क्या होगा ना, लैंड को अगर स्ट्राइक करेगा तो एयर एयर का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, बीच बीच में जो ये माउंटेन्स आएंगे, ये सब आएंगे, तो एयर का स्पीड कम हो जाएगा, इसलिए लैंड इफेक्ट होता है। तो स्टेटमेंट 2 कुछ नहीं है, कोरिलेशन स्पेस का कुछ यहाँ पे ज़्यादा कम का बात नहीं हो रहा है। तो स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 88 number question, what could be the main reason for the formation of Africa and Eurasian desert belt? What could be the main reason for formation of African and Eurasian desert belt? अफ्रीका एंड यूरेशिया में जो डेजर्ट फॉर्मेशन होने का मेन कारण क्या है? इट इज लोकेटेड इन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल। ओके, ओके, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि हाई प्रेशर बेल्ट में सब ट्रॉपिकल में वो प्रेजेंस है। नेक्स्ट, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशन करंट। इट इज द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशन करंट। नहीं है, ये वार्म करंट ओशन का कुछ नहीं है, ये इन्फ्लुएंस किस करंट का होता है ना, कोल्ड ओशनिक करंट का इन्फ्लुएंस होता है। ओके, कोल्ड ओशनिक करंट का इन्फ्लुएंस से होता है। तो ये स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 सही हो गया, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, 88 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 89 का, द जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई very easily and smoothly in the lower stratosphere. What could be the appropriate explanation? The jet aircraft fly very easily and smoothly in the lower stratosphere. Okay, what could be the good appropriate explanation? Of statement 1, there is no cloud water vapor in the lower atmosphere, sorry, lower stratosphere. There is no vertical wind in the lower stratosphere. तो इसका रीजन क्या है ना, हाँ, नो क्लाउड होता है लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में। ओके, नेक्स्ट, देयर इज नो वर्टिकल विंड इन लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, तो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में वर्टिकल विंड भी प्रेजेंस नहीं है। तो ये दोनों कारण के वजह से स्ट्रेटोस्फीयर का जो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में एयरक्राफ्ट इजीली फ्लाई करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन सी 90. क्वेश्चन नंबर 90. Which of the following is cited by the scientist as evidence for the continued expansion of universe? जो यूनिवर्स का जो कंटिन्यू एक्सपेंशन होता है ना, उसके बारे में साइंटिस्ट का कौन सा स्टेटमेंट एविडेंस सही है? अब स्टेटमेंट वन दिया डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव इन स्पेस. स्टेटमेंट टू दिया है ऑब्जर्वेशन ऑफ रेयर शिफ्ट फेनोमेना इन स्पेस. ओके, हाँ ये सही है. माइक्रोवेव प्रेजेंस है. रेयर शिफ्ट फेनोमेना भी सही है. मूवमेंट ऑफ एस्टेरॉइड इन स्पेस, नहीं, ये मूवमेंट का जो ये तो पहले से है. सन का ग्रेविटेशनल फोर्स, उनके बीच में जो माध्याकर्षण का जो फोर्स होता है ना, उसकी वजह से होता है. तो यह से कोई लेना देना नहीं है. ओके. ऑकरेंस ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन इन स्पेस, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक से नहीं कर सकता है. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 और 2 सही है. तो ये 1 और 2. ओके. ये जो एक्सपेंशन होता है डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव इन स्पेस, ये बिग बिग बैंग थ्योरी का जो एक कॉन्सेप्ट है. और जो रेड शिफ्ट फेनोमेना है ना, ये भी ये रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट का जो डिस्क्रिप्शन किए थे, उससे पता चलता है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन होता है. कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स: रोटेशन ऑफ अर्थ, एयर प्रेशर एंड विंड, डेंसिटी ऑफ एन ओशन, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि ओशनिक करंट को इन्फ्लुएंस करता है? तो देखो, रोटेशन ऑफ द अर्थ, हाँ ये करता है. एयर प्रेशर एंड विंड, हाँ ये भी करता है. डेंसिटी ऑफ द ओशन वाटर, ये भी करता है. डेंसिटी डिफरेंस होगा तो ओशनिक करंट का फ्लो होगा. रिवोल्यूशन ऑफ, तो ये नहीं करता है. तो ये गलत होगा. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. 1, 2 and 3. Normally, the temperature decreases with the increase in height from the Earth's surface because normally the temperature decreases with the increase in height from the Earth's surface because जब हाइट इंक्रीज होता है ना, हाइट इंक्रीज होता है ना, टेम्परेचर डिक्रीज होता है. इसका कारण क्या? द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड upward only from Earth's surface. There is more moisture in upper atmosphere. The air is less dense in upper atmosphere. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? The atmosphere can be heated upward from the earth surface of the earth. तो लॉन्ग ऑफ जो रेडिएशन ना, ये अगर अर्थ के सरफेस से यहाँ पे रेडिएशन स्टार्ट होता है, ये जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, ये धीरे धीरे हीटिंग अप होता है. ये नीचे से ऊपर तक हीटिंग अप होता है. तो ये स्टेटमेंट सही है. देयर इज नो मॉइस्चर इन दी अपर अर्थ, नो मॉइस्चर नहीं है. लेस मॉइस्चर हो सकता है, लेकिन लो मॉइस्चर ये गलत है. देयर इज द एयर इज लेस डेंस इन अपर एटमॉस्फेयर, हाँ लेस डेंस है, इसलिए लोअर एटमॉस्फेयर डेंसर एयर, डेंस ज्यादा है एयर का, लेकिन अपर एटमॉस्फेयर लेस कम है, इसलिए उसका टेम्परेचर कम है. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 and 3 ओनली. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. 92 नंबर क्वेश्चन देखो. Which one of the following is characteristic climate of the tropical savanna region? ये जो इनमें से चारों में से कौन सा सावाना ट्रॉपिकल सावाना रीजन का एक कैरेक्टरिस्टिक? रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, रेनफॉल इन विंटर ओनली, एन एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्राई सीजन, ए डेफिनेटली ड्राई एंड वेट सीजन. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए डेफिनेट ड्राई एंड वेट. ट्रॉपिकल सावाना का क्या है ना, ड्राई सीजन भी होगा एंड वेट सीजन भी होगा. 94 नंबर क्वेश्चन. Which one of the following pair is correctly matched?
geographical feature of this region. Abyssinian Plateau, Arabia, Atlas Mountain, Northwest Africa, Guiana Highland, Southwestern Africa, Okavango Basin, Patagonia. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली मैच? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अटलास माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ अफ्रीका। ओके, इसके बारे में देखोगे तो ना ये ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर तक तो एक्सटेंड है। ओके, सॉरी 2000 किलोमीटर तक एक्सटेंड है। ये कौन सा कंट्री के तो पास क्या है ना? मोरक्को, मोरक्को हो गया। नेक्स्ट आप देखोगे अल्जीरिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, और एक देखोगे तुनिसिया, तुनिसिया, ये कंट्री में ये फैला हुआ है। ओके, जो अटलास माउंटेन बोलते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन, वेरिएशन इन लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू। जो लेंथ एंड डे टाइम का जो सीजन टू सीजन वेरिएशन होता है वो किसके वजह से होता है? द अर्थ रोटेशन ऑफ इट्स एक्सिस के वजह से, द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल मैनर, एलिप्टिकल के वजह से, लैटिट्यूड लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द प्लेस के वजह से, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ इन ए टिल्टेड एक्सिस के वजह से। कौन सा वजह से डे एंड नाइट टाइम में वेरिएशन एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन होता है, चेंज होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा ना? रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन ए टिल्टेड एक्सिस। तो अगर अर्थ का ये आप अर्थ का देखोगे तो थोड़ा सा टिल्टेड टिल्टेड है, तो सन यहाँ पे, ओके सन, तो इसका जो लाइट होता है ना, इस पार्ट को करता है, या आधा पार्ट को करता है ना, तो ये पार्ट क्या हो गया? समर हो गया, तो इधर हो गया। तो इसके वजह से डे टाइम में वेरिएशन होता है। ओके, लेकिन टाइम में ये क्या है? ये पार्ट क्या है? सनलाइट गिर रहा है, लेकिन पार्ट सनलाइट मिल रहा है, लेकिन ये पार्ट को नहीं। तो इसके वजह से टिल्टेड के वजह से ही जो रिवॉल्यूशन होता है उसका टिल्टेड वजह से वेरिएशन डे लेंथ टाइम में होता है। इसलिए हम बोलते हैं ना, समर सीजन में डे लॉन्ग होता है, विंटर सीजन में रात लॉन्ग होता है। ओके, नाइट लॉन्ग होता है। नेक्स्ट मूव करवा 96 नंबर क्वेश्चन, ऑन द प्लैनेट अर्थ most of the fresh water exists in as ice cap and glacier. Out of the remaining fresh water, largest portion is found in atmosphere as moisture and cloud, is found in freshwater lake and river, exists as groundwater, exists as soil moisture. प्लैनेट में जितने सारे पानी है, फ्रेश वाटर है, वो तो आइस कैप एंड ग्लेशियर में, और बाकी जो सारे पानी बच गया फ्रेश वाटर का, उनमें से कौन सा, कहाँ पे लार्जेस्ट पोर्शन का पानी फ्रेश वाटर है? ना वहाँ पे, ना ग्राउंड वाटर में है लार्जेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जियोथर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लेट मूवमेंट, रोटेशन ऑफ द अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इनमें से कौन सा रेस्पॉन्सिबल है जो डायनामिक चेंजेस करता है सरफेस ऑफ द अर्थ? तो देखो, एक एक को दिखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये चेंजेस करता है, रेस्पॉन्सिबल है चेंजेस करने का? हाँ ये। जियोथर्मल एनर्जी भी करता है चेंजेस? यस। ग्रेविटेशनल फोर्स? यस। प्लेट मूवमेंट? यस। रोटेशन ऑफ द अर्थ, रिपल्शन ऑफ द अर्थ? यस। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। मूव करें 98 नंबर क्वेश्चन को, द मोस्ट इंपोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन वेयर, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा फिशिंग ग्राउंड कहाँ पे मिलता है? जहाँ पे
वार्म एंड कोल्ड एटमॉस्फेरिक करंट मीट करते, रिवर ड्रेन आउट लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इनटू द सी, जो रिवर का जो माउथ में होता है, या वार्म एंड कोल्ड करंट ओशनिक करंट मीट करते जहाँ पे या कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज ऑन ड्वेलिंग भाग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 98 का, जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड ओशनिक करंट समुद्र का मिलते हैं, वहाँ पे न्यूट्रिएंट कंटेंट ज्यादा हो जाता है, इसलिए वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड बन जाता है। 99 number question. Which of the following is unique characteristics of equatorial forest? Equatorial forest का unique characteristics क्या है? ना presence of tall, closely set trees with a crown forming a continuous canopy. Statement 3 है coexistence of large number of species. Statement 3 दिया presence of numerous varieties of epiphytes. तो देखते हैं statement कौन सा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखो इक्वेटोरियल का फॉरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो प्रेजेंस ऑफ टाल क्लोजली ट्री सेट्स विद क्राउन फॉर्मिंग ए कंटीन्यूअस कैनोपी। हाँ, कंटीन्यूअस, स्टेटमेंट 1 सही हो गया। को एक्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज। हाँ, ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का डेंसली एंड वेरिएशन भी है, इसलिए लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज वेरिएशन बोलते हैं यहाँ पे। प्रेजेंस ऑफ न्यूमेरस वेराइटी ऑफ एपीफाइट्स। एपीफाइट्स भी ज्यादा होते हैं। हाँ, एपीफाइट्स भी इसमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं, इसलिए इसको वाल का सबसे मोस्ट बायोडाइवर्स डाइवर्स एरिया के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि अमेज़न हो गया, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। ओके, क्या हो गया? अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन तीनों सही है, तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। Question number 100, and this is the final question of the day. The annual range of temperature in the interior of the continent is high as compared to coastal area. What is the reason? Annual range temperature जो इंटीरियर कम कंटिनेंट होता है ना, उसका हाई है, कोस्टल एरिया का कम है। annual range of temperature मतलब टेम्परेचर वेरिएशन। इसका कारण क्या है? द थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर। ओके, सही है, वाटर लैंड का थर्मल डिफरेंस होता है। वेरिएशन इज अल्टीट्यूड बिटवीन, अल्टीट्यूड का कुछ यहाँ पे लेना देना नहीं। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग विंड इन द इंटीरियर। स्ट्रांग विंड होता तो क्यों वेरिएशन? हैवी रेन इन द इंटीरियर एज कम्पेयर टू कोस्ट। हैवी रेन इंटीरियर में होता है, कोस्ट में कम नहीं होता। नहीं, ऐसे नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओनली वन, या ऑप्शन ए। ये क्या होता है ना, वहाँ पे मोर लैंड होता है, इंटीरियर में मोर लैंड होता है, तो उसका टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा होता है। लेकिन मेरी टाइम इफेक्ट के कारण, मेरी टाइम इफेक्ट के कारण क्या होता है ना, कोस्टल एरिया में एनुअल रेंज टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता है। तो ये कॉन्टिनेंटल इफेक्ट एंड मेरी टाइम इफेक्ट, तुम अगर देखोगे यहाँ पे इंडिया का मैप में ड्रॉ करूंगा, इंडिया में यहाँ पे मुंबई हो गया, यहाँ पे चेन्नई हो गया। ओके, चेन्नई हो गया, यहाँ पे मुंबई हो गया, और यहाँ पे हमारा कैपिटल क्या है, नेशनल कैपिटल दिल्ली हो गया। तो देखोगे दिल्ली में समर सीजन में टेम्परेचर ज्यादा होगा, और विंटर सीजन में टेम्परेचर 1-2 डिग्री भी आ सकता है। लेकिन जनरली मुंबई चेन्नई में देखोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, लगभग 15-17 से लेकर समर सीजन, विंटर सीजन में होगा। और ये भी जो समर सीजन में ये 20 से लेके 25 तक होगा। ये यहाँ पे वेरिएशन कम, रेंज का टेम्परेचर वेरिएशन कम है, ज्यादातर यहाँ पे चेंजेस नहीं होता है। ये 15 से लेके 25 तक बीच में ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे समर में क्या हो जाएगा, 30 तक भी जा सकता है, और यहाँ पे भी उसके बाद ज्यादा भी हो सकता है। तो इसका वेरिएशन ज्यादा बहुत हो सकता है। So this is for today. Okay, we completed 50 questions. Hope you like the video most. This is
Okay, this is for today. If you new to channel, share to subscribe and share with your friend. Okay, we will meet next class. Okay, bye. Take care. Bye. Jai Jam.